नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और इसका आज ये पहला लेक्चर होने वाला है। अब देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। क्योंकि अगर भारतीय संविधान को समझना है तो पहले ये देखना होगा कि भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और भारतीय संविधान के निर्माण में किन किन स्रोतों का प्रयोग किया गया और किस प्रकार कौन से वो महत्वपूर्ण फैक्टर थे, कौन से वो महत्वपूर्ण कारक थे जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो शुरुआत दोस्तों आज हम करेंगे भारत के संवैधानिक विकास से। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास। अब देखो, भारत के संवैधानिक विकास से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि संविधान क्या होता है। संविधान होता है एक वैधानिक दस्तावेज जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है। जैसे भारत का एक संविधान है, वो एक वैधानिक दस्तावेज है और उसी के अनुसार भारत का शासन चलाया जाता है। और देश के संविधान से उस देश के आदर्श और मूल्यों को वो संविधान दर्शाता है कि उस देश के आदर्श क्या हैं, उस देश के मूल्य क्या हैं, ये कौन दर्शाता है? उस देश का संविधान दर्शाता है। तो इसलिए संविधान किसी भी देश का जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है और ये क्या होता है? वैधानिक दस्तावेज होता है। अब संविधान का विकास, संविधान कोई एक दिन में या एक महीने एक साल में निर्मित नहीं होता है। संविधान वो एक क्रम चलता आ रहा है। तो जो भारत का संविधान बना तो वो भी एक महीने में तैयार नहीं हुआ, बल्कि भारत के संविधान बनाने में विभिन्न स्रोतों की मदद ली गई, विभिन्न देशों के संविधान को देखा गया और उन संविधान को स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण स्रोत थे ब्रिटिश शासन। जब भारत में था तो ब्रिटिश शासन के एक्ट या ब्रिटिश शासन के अधिनियम, तो उनको भी भारतीय संवैधानिक विकास में, भारतीय संविधान बनाने में उनको भी स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया। तो अभी हम इन्हीं स्रोतों के बारे में बात करेंगे। यानी 1947 से पहले जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिशर्स के माध्यम से जो भी एक्ट, जो भी अधिनियम यहाँ पे लाए गए थे और उनका प्रभाव क्या पड़ा भारतीय संविधान में, दोनों का हम पैरेलली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे एक्ट और अधिनियम जो कि ब्रिटिश शासन के थे उनको चर्चा करेंगे और उनका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय संविधान में, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो भारतीय संविधान के विकास में पहला कदम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। 1773 से पहले हम सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिश कंपनी सर्वप्रथम भारत आई थी तो ब्रिटिश महारानी ने उसको एकाधिकार पत्र प्रदान किया था। एकाधिकार पत्र यानी एक अधिकार, जिस क्षेत्र में तुम व्यापार करोगे केवल तुम ही उस क्षेत्र में व्यापार कर सकते हो, तुम्हें ही उस क्षेत्र पर व्यापार करने का अधिकार है और कोई भी कंपनी उस क्षेत्र पर व्यापार नहीं करेगी। तो ब्रिटिश कंपनी भारत आई और उन्होंने यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, भारत के अनेक भूभाग, भारत के अनेक क्षेत्रों और अनेक प्रांतों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि ये कंपनी, इन्होंने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया, कहीं ये ना हो कि ये हमसे ज्यादा क्या हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। क्योंकि भारत उस समय धनी तो था ही, धन की कोई कमी नहीं थी यहाँ पे। और अब ब्रिटिशर्स के पास यहाँ पे व्यापार के साथ साथ क्षेत्र को भी उन्होंने अधिकृत कर लिया था, भारत के अधिकांश भूभाग को। तो इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटिश महारानी ने एक्ट पारित किए जिसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण बनाया जा सके। अभी तक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी और वो क्या करती थी, ब्रिटिश सरकार को टैक्स देती थी, राजस्व देती थी, लेकिन उसके अपने नियम और कानून होते थे, अपनी मर्जी से वो सारे काम करती थी। लेकिन अब इन एक्ट के माध्यम से कंपनी क्या करेगी, ब्रिटिश संसद क्या करेगी, कंपनी पर अपना अधिकार या अपना नियंत्रण स्थापित करेगी। तो सबसे पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और ये क्यों आया, कंपनी ब्रिटिश संसद ने किस बेस पर ये लाया? तो ब्रिटिश संसद ने कहा कि जो कंपनी है भारत में वो क्या कर रही है, उसके जो अधिकांश अधिकारी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और इससे जो भारतीय भूभाग है उसकी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिखर जाएगी। तो इसलिए अब जो कंपनी है इसको हम अपने नियंत्रण में करेंगे और हमारे द्वारा जो ये एक्ट या अधिनियम पारित किए जाएंगे उसके अनुसार कंपनी यहाँ पे काम करेगी।
जैसे आज आप भारतीय संसद में भी देखते होंगे तो बिल लाया जाता है और फिर उसको पारित किया जाता है अगर संसद में, तो वो अधिनियम बन जाता है। तो एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, हिंदी में इसको अधिनियम कहा जाता है। और ये अधिनियम कहाँ पारित होता था? ब्रिटेन की संसद में। और ये किसके लिए पारित होता? भारत के लिए। तो सबसे पहले एक्ट या अधिनियम आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। यह एक्ट तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ द्वारा पारित किया गया था। अब देखो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। तो पहला प्रावधान था कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ। ये पहला एक्ट था जिसके माध्यम से जो कंपनी का प्रशासन था, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कंपनी प्राइवेट कंपनी थी ये, और इसके अपने नियम और कानून थे, और ये क्या करती थी? ब्रिटिश सरकार को टैक्स देती थी। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से अब कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के तहत रखा गया और कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ। दूसरा पॉइंट है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी तक क्या होता? जैसे कंपनी ने विभिन्न प्रांतों पर अधिकार किया था, जैसे बंगाल, बंबई, मद्रास, तो इनके अपने अपने गवर्नर थे। बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, जो प्रांत था, उसका अलग गवर्नर था, और ये मतलब तीनों स्वतंत्र थे। बंबई इसका भी अलग गवर्नर था और मद्रास का भी अलग गवर्नर था, और इनको गवर्नर कहा जाता था। लेकिन अब ये गवर्नर का पद समाप्त करके बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले केवल इसको गवर्नर कहा जाता था और अब इसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस गवर्नर जनरल के सहायता हेतु एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारिणी परिषद जो इसको क्या देगी? समय समय पर परामर्श देगी, जिसमें सदस्य हुआ करते थे उस समय 4 सदस्य। जैसे आज भी, अब देखो इसका प्रभाव भारत में क्या पड़ा है, भारतीय संविधान में क्या पड़ा? तो भारतीय संविधान में भी उल्लेख है कि देखो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति की मदद हेतु या राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होता है। तो गवर्नर जनरल ये आज का राष्ट्रपति है, और जो ये परिषद है ये आज का क्या है? मंत्रिपरिषद है, जो कि उसको परामर्श देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस प्रकार। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसकी सहायता हेतु एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल का गवर्नर कंपनी के अधीन सभी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल होगा। मैंने अभी बताया था कि बंगाल में अलग गवर्नर था, बंबई में अलग गवर्नर था, इससे पहले मद्रास का अलग गवर्नर था, या जो भी अन्य ब्रिटिश प्रांत थे उनके अलग गवर्नर थे। लेकिन अब इन सभी का गवर्नर एक ही होगा, गवर्नर जनरल, जो कि है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन सभी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों को लाया गया और वो उन सभी का गवर्नर जनरल होगा। ये इस एक्ट के माध्यम से कहा गया था। उसके बाद इस एक्ट के माध्यम में सबसे महत्वपूर्ण बात थी 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई इस एक्ट के माध्यम से। और ये कहाँ? कलकत्ता में 1774 में। और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश था, एक था मुख्य न्यायाधीश, और 3 थे अन्य न्यायाधीश। तो टोटल 4 थे। और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनकर आया था वो था एलिजा एम्पे। इसका नाम क्या था? एलिजा एम्पे। कलकत्ता में 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश था एलिजा एम्पे। उसके बाद इसमें कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बढ़ गया था, और साथ ही साथ इस एक्ट में यह भी कहा गया था कि कंपनी के अधिकारियों को इंग्लैंड लौटते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। तो खैर इससे तो भारतीय संविधान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये कार्यकारिणी परिषद हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, ये इनसे कहीं ना कहीं भारतीय संविधान जो कि 1947 के बाद बना वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो एक्ट या अधिनियम आया वो आया 1784 में, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट।
अब इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि इसे प्रस्तुत किया गया तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, तो विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किए जाने के कारण इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। और ये 1784 में आया, तो इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब क्या था इसमें महत्वपूर्ण बातें? तो कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक शक्तियों को अलग अलग किया गया। देखो अभी तक क्या था कि नियंत्रण तो ब्रिटिश सरकार ने स्थापित कर दिया। अब देखो ब्रिटिश सरकार एकदम से अपने अधिकार में उसने सब कुछ नहीं लिया, उसने अभी केवल नियंत्रण स्थापित किया। धीरे धीरे वो क्या करेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे वो कंपनी को संपूर्ण नियंत्रण में लेके और फिर कंपनी को हटाकर खुद यहाँ पे क्या कर देगी, जो भारतीय भूभाग है उसको अपने अधिकार में ले लेगी। और तब यहाँ पे कहलाएगा, अभी ये कंपनी का अधिकार है भारत में, लेकिन फिर कहलाएगा ब्रिटिश सरकार का अधिकार या ब्रिटिश सरकार के अधीन है भारत। तो कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक शक्तियों को अलग अलग किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। कैसे किया गया? अब देखो यहाँ पे, अभी तक यहाँ पे जो कंपनी थी वो ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन थी, जो क्या थे, निदेशक बोर्ड कहते हैं इसको, तो इसके अधीन थी। तो एक ही बोर्ड है यहाँ पे, निदेशक बोर्ड, जिसके अधीन है कंपनी। और इस निदेशक बोर्ड के पास व्यापारिक मामले भी हैं, राजनीतिक नियंत्रण भी है कंपनी का। लेकिन अब पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से व्यापारिक और राजनीतिक शक्तियों को अलग अलग किया जा चुका है और दो बोर्डों का गठन किया गया, जिसमें पहला बोर्ड था निदेशक बोर्ड। निदेशक बोर्ड, इसका गठन पहले ही हो चुका है 1773 के माध्यम से। ये यहाँ पे ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक बोर्ड, तो इसके पास पहले सारी शक्तियां थी, राजनीतिक भी और व्यापारिक भी। और दूसरा बोर्ड इस एक्ट के माध्यम से गठित किया गया, जिसका नाम था नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड। और जो निदेशक बोर्ड था, इसके पास कौन से मामले दिए गए? व्यापारिक। ये व्यापारिक मामलों में नियंत्रण रखेगा। लेकिन जो राजनीतिक मामले होंगे, जिसमें सेना हो गई, ठीक है, या विदेशी संबंध हो गया, तो राजनीतिक मामले ये किस बोर्ड के पास, ये किस बोर्ड के नियंत्रण में थे? नियंत्रण बोर्ड के नियंत्रण में थे। और इस नियंत्रण बोर्ड में 6 सदस्य थे, 6 सदस्य। तो अब देखो व्यापारिक मामले और राजनीतिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया है और वो दोनों अलग अलग जो ये नियंत्रण है वो निदेशक बोर्ड को और नियंत्रण बोर्ड को सौंपे गए हैं। उसके बाद कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो पहली बार देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि इससे पहले जितने भी साल यहाँ पे कंपनी का शासन रहा है, तो वो ये सभी क्षेत्र अभी तक कंपनी के अधीन क्षेत्र कहला रहे हैं। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि ये कंपनी के अधीन क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र हैं। तो ये ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य क्षेत्र हैं। भारत में कंपनी ने जितने भी क्षेत्रों पर अधिकार कर रखा है। तो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार क्या करने लग गई है, कंपनी को किनारे करने लग गई है और अपना वर्चस्व यहाँ पर बढ़ाने लग गई है। नेक्स्ट, इस एक्ट को कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज के स्वामित्व का पहला दस्तावेज कहा जाता है। ब्रिटिश स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज किसे कहा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट को, क्योंकि सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र अब इसे कहा जाने लगा है। और नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि नियंत्रण बोर्ड ये इंग्लैंड में बैठता था और अब ये पूरी तरह से भारत के राजनीतिक मामले पर नियंत्रण रख रहा है। तो डायरेक्ट राजनीतिक मामलों पर, देखो व्यापारिक मामलों पर तो अभी भी कंपनी का नियंत्रण है, लेकिन राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण बोर्ड जो कि इंग्लैंड में बैठता था, उसका पूर्ण रूप से अब यहाँ पे नियंत्रण है। तो ये था ब्रिटिश राज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य संख्या जो कि पहले 4 थी 1773 एक्ट के माध्यम से, अब इसको घटाकर 3 कर दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट में जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आए यहाँ पे चार्टर एक्ट 1793। अब चार्टर एक्ट 1793 में क्या थे इसको समझते हैं। तो चार्टर एक्ट 1793 में दोस्तों कुछ भी विशेष प्रावधान नहीं था, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि इसमें कोई विशेष प्रावधान थे ही नहीं। इसमें केवल इतना कहा गया कि कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, और वो लगभग सभी जो एक्ट थे उनमें कहा गया है, इसमें कहा जाएगा। और फिर 20 वर्ष के बाद ये आएगा चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें विशेष चार्टर एक्ट 1793 में कुछ नहीं है। अब आता है चार्टर एक्ट 1813, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। और फिर कंपनी ने अब क्या कर दिया है, ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना और अधिक नियंत्रण बढ़ा दिया है, और कंपनी को वो धीरे धीरे दरकिनार करने लग गए हैं। तो चार्टर एक्ट 1813 के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। अब देखो यहां पे, जब ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो उस समय ब्रिटिश की महारानी ने कंपनी को एकाधिकार प्रदान किया था। एकाधिकार यानी आप जिस क्षेत्र में व्यापार करने जा रहे हो, तो उस क्षेत्र में व्यापार करने का केवल आपको ही अधिकार है। ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत पर व्यापार नहीं कर सकती है। तो लगातार इसको धीरे धीरे बढ़ाया गया, बढ़ाती रही ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन अब जाके चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को यहाँ पे समाप्त कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो चुका है, इसका मतलब कि अब ब्रिटेन की और कंपनियां भी यहाँ पे व्यापार कर सकती है। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के माध्यम से समाप्त किया गया? चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। और किस एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को भारत पर व्यापार करने का अधिकार मिला? तो वो भी यही होगा फिर, चार्टर एक्ट 1813। लेकिन एक यहां पे नोट करने वाली बात है कि चीन के साथ वह चाय का जो व्यापार था, इसमें कंपनी को एकाधिकार था अभी भी, यानी इससे एकाधिकार नहीं हटाया गया। चीन के साथ व्यापार, वह जो चाय का व्यापार है, वो कंपनी का एकाधिकार इसमें बरकरार रखा गया, इसमें एकाधिकार नहीं हटाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। और अब यहाँ पे जो ईसाई मिशनरी थे, वो खुले रूप से आकर यहाँ पे धर्मांतरण करा सकते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करा सकते थे। देखो, अभी तक कंपनी ने या ब्रिटिश संसद ने ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति इसलिए नहीं दी थी क्योंकि देखो 1757 प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद जब ब्रिटेन कंपनी ने बंगाल पर अपना आधिपत्य किया था, तो एक तो उनके पास उतने अधिकारी नहीं थे, और इतने बड़े भूभाग पर अधिकार करने के लिए उनको कुछ समय तो चाहिए था। तो अगर वो उसी समय ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान करते थे, तो उन्हें ये डर था कि कहीं, क्योंकि धर्म पे अगर चोट करनी है तो एक विद्रोह भारत में कहीं ना कहीं उस समय एक विद्रोह उत्पन्न हो सकता था, और उस समय कंपनी के पास इतनी भी शक्तियां नहीं थी। लेकिन अब कंपनी को तो खैर ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे किनारे कर रही है, और नियंत्रण अब किसका है? ब्रिटिश सरकार का बढ़ने लगा है धीरे धीरे, और कंपनी भी अब कहीं ना कहीं शक्तिशाली थी। तो इसलिए 1813 में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई, और प्रथम बार शिक्षा के लिए कदम उठाया गया। शिक्षा के लिए एक प्रावधान शुरू किया गया भारत में, प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान, चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। तो चार्टर एक्ट 1813 में मुख्य बातें, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई, और शिक्षा के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान रखा गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे चार्टर एक्ट 1833। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है दोस्तों। अब देखो कैसे हैं ये महत्वपूर्ण। तो क्या है चार्टर एक्ट 1833 में?
एक तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्योंकि यहां पे देखो 1833 तक कंपनी ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी ने अनेक क्षेत्रों पर अपना विस्तार बढ़ाया और 1833 तक अनेक भूभागों में कंपनी का अधिकार हो चुका था। तो इसलिए अब जो बंगाल का गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल, वो अब क्या होगा, संपूर्ण भारत यानी जो ब्रिटिश द्वारा आधिपत्य, जो ब्रिटिश सरकार के अधिकार में भारत है, तो उस भारत का गवर्नर जनरल होगा बंगाल का गवर्नर जनरल। अब ये बैठेगा अभी बंगाल में ही है, ठीक है, क्योंकि अभी ब्रिटिश के जो केंद्र है वो बंगाल ही है, तो बैठेगा ये बंगाल है। लेकिन अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा और सभी नागरिक व सैन्य अधिकार इसमें निहित होंगे। अब देखो यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास सैन्य अधिकार है। तो आज हम अगर भारत के राष्ट्रपति को देखते हैं तो राष्ट्रपति जो कि सेना के सर्वोच्च अधिकार वो किसके पास है, तीनों सेनाओं में जो सबसे ऊपर है वो राष्ट्रपति ही है। तो सैन्य अधिकार वो राष्ट्रपति के पास है। तो ये कहीं ना कहीं जो भारत के संविधान में ये प्रावधान है वो चार्टर एक्ट 1833 के इस पॉइंट से मिलता जुलता है और कहीं ना कहीं वो इसी से बेस है। उसके बाद सरकारी पदों पर भेदभाव समाप्त किया गया। सरकारी पदों पर भेदभाव जो ये चार्टर एक्ट 1833 था, इसमें थी धारा 87, एक धारा थी इसमें, धारा 87। इसमें यह प्रावधान था कि रंग, जाति या वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर भेदभाव समाप्त किया जाएगा। लेकिन कोड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया और ये लागू नहीं हो पाया था उस समय। लेकिन भारतीय संविधान में आज भी ये देखने को मिलता है। आर्टिकल 16 जब आप आगे पढ़ोगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16, तो उसमें ये है कि जो भी सरकारी पद हैं तो सरकार क्या करेगी, ये मूल अधिकार है। आर्टिकल 16 सभी नागरिकों, ये भारतीय नागरिकों का ये मूल अधिकार है कि सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म, जाति, रंग, लिंग, जन्म स्थान। तो कहीं ना कहीं वो ये इसी से प्रभावित है। तो हम यहाँ पे दोस्तों पैरेलली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ हम 1947 के पहले जो एक्ट और अधिनियम थे उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और उनके भारतीय संविधान में क्या प्रभाव पड़े ये भी हम यहाँ पे साथ साथ लेके चल रहे हैं। उसके बाद सिविल सेवा के चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन पहली बार चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। देखो जो 1813 का एक्ट था, अभी मैंने ऊपर बताया, उसमें 3 सदस्य थे, कार्यकारिणी जो परिषद थी गवर्नर जनरल की। तो अब जो गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारिणी परिषद में एक और सदस्य बढ़ाया गया है, चौथा सदस्य जो था विधि सदस्य, यानी ये कानूनी सदस्य था, कानून संबंधी मामलों का सदस्य। और पहला जो विधि सदस्य बन के आया था उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले पहला विधि सदस्य बनकर ही आया था और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कब? 1834 में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, जो कि विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य शामिल हुआ गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में। ये कार्यकारिणी परिषद क्या होती है? जो गवर्नर जनरल को समय समय पर परामर्श देती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो जो 1833 के मुख्य बिंदु थे, एक तो भारत का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और इसमें सभी सैन्य अधिकार निहित किए गए। और पहला जो गवर्नर जनरल था संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड। तो ये था ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि अब बंगाल का गवर्नर जनरल को ही ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे चार्टर एक्ट 1853। 1853 में क्या थे? अब देखो 1853 तक याद करने में आपको एक चीज बड़ी आसानी होगी, थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर एक 1784 में आया, लेकिन फिर आया एक 1793 में, फिर 20 साल बाद आएगा चार्टर एक्ट 1813, फिर 20 साल बाद आएगा चार्टर एक्ट 1833 और फिर 20 साल बाद आएगा चार्टर एक्ट 1853। और जो ये चार्टर एक्ट 1853 है, इसके बाद जो एक्ट आएगा उसमें क्या होगा, जो गवर्नर जनरल है उसके पद को समाप्त करके एक नया पद भारत का वायसराय बनाया जाएगा और उसमें लगभग कंपनी का जो नियंत्रण था वो लगभग समाप्त हो जाता है। कंपनी केवल व्यापार कर सकती थी, संपूर्ण नियंत्रण उसके बाद किसके पास हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। तो खैर अभी हम चार्टर एक्ट 1853 के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। क्या था चार्टर एक्ट 1853 में? तो एक तो यहाँ पे विधि निर्माण हेतु 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना की गई, 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई और विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत लागू किया गया। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत सर्वप्रथम सिद्धांत लागू किस एक्ट के माध्यम से किया गया? चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से। यानी सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व किस एक्ट के माध्यम से आया? तो 1853 के माध्यम से। तो जो ये 12 सदस्यीय विधान परिषद 12 सदस्यीय विधान परिषद हुआ करती थी, इसका काम क्या था? ये संविधान बनाती थी, यानी विधि का निर्माण करती थी, लेकिन इस विधि को अधिनियम बनाने का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल का था, जो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब इनके द्वारा जो राय दी गई है या इनके द्वारा जो विधि का निर्माण किया गया है उसकी अनुमति वो स्वीकार भी सकता है और नहीं भी स्वीकार सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू हो चुका है और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया है। और जैसे अब क्षेत्रीय परिषद में यहाँ पे आपको समझाऊं, जैसे जो प्रांत हुआ करते उस समय मद्रास, बंगाल, मुंबई और आगरा, तो इन प्रांतों के एक एक सदस्यों को इस 12 सदस्यीय विधान परिषद में रखा गया विधि निर्माण हेतु। तो पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व यहाँ पे लागू किया गया। दूसरा है विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, ये मैं आपको बता चुका हूं। और निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ये मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट में बताया था कि निदेशक मंडल का गठन किया गया और उसमें सदस्य संख्या थी उस समय 24, लेकिन इन्हें घटाकर अब 18 कर दिया गया। और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान भी किया गया। अब देखो यहाँ पे जो विधि निर्माण है तो आप 12 सदस्य विधान परिषद देख रहे हैं, तो ये सेम ऐसी ही है जैसे, क्योंकि ऊपर नियंत्रण में किसके हैं? गवर्नर जनरल के। अंतिम सिग्नेचर जो होंगे या अंतिम रूप से जो जब ये विधि निर्माण करेंगे तो अंतिम रूप से जो अनुमति होगी वो गवर्नर जनरल की होगी। तो जैसे आज भी इंडिया में देखने को मिलता है कि अंतिम रूप से कोई भी अगर एक्ट आता है या कोई भी बिल पेश किया जाता है तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के उसमें सिग्नेचर होते हैं। तो सेम यहाँ भी वही है, यहाँ पे गवर्नर जनरल है और ये विधान परिषद है वो आज की क्या है? लोकसभा और राज्यसभा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि इससे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रभाव देखने को मिले और भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में इन एक्ट और इन अधिनियमों ने किस प्रकार काम किया। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1858। अब यहाँ पे इसका कारण क्या था कि ये क्यों आया भारत शासन अधिनियम 1858? क्योंकि अभी तक जो अधिनियम आ रहे थे या एक्ट आ रहे थे वो 20-20 साल में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने 1853 के बाद मात्र 5 सालों में ही एक
नया अधिनियम यहाँ पे जारी कर दिया है, नया एक्ट यहाँ पे जारी कर दिया है, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम। अब इसे समझो आप यहाँ पे कि 1857 में, 1858 से पहले यानी 1857 में भारत में होती एक बड़ी क्रांति, जिसने कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया था, ब्रिटिश शासन को हिला के रख दिया था। अब ब्रिटिश सरकार ने देखा यहाँ पे कि अब हम पूरे जो नियंत्रण है, ब्रिटिश सरकार को इसका कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिला, क्योंकि अभी तक कुछ नियंत्रण क्योंकि अधिकांश नियंत्रण तो वैसे ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटिश सरकार ने अपने पास ले लिए थे, लेकिन अभी भी कुछ जो यहाँ पे नियंत्रण थे वो कंपनी के पास भी थे। लेकिन अब संपूर्ण रूप से जो यहाँ पे जितना भी भूभाग ब्रिटिश के अधिकार में है, वो संपूर्ण रूप से उस पर वो किसके अधीन हो चुका है, वो महारानी विक्टोरिया के अधीन हो चुका है, यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो चुका है। यानी अब कंपनी का कोई कार्य नहीं है, कंपनी के पास कोई भी नियंत्रण नहीं है, उसका काम है सिर्फ व्यापार करना, जैसे देश में अन्य कंपनियां व्यापार करती हैं। तो 1857 की क्रांति के कारण, ताकि पुनः ऐसी क्रांति ना हो, इसलिए यहाँ पे भारत शासन अधिनियम लाया गया 1858 में। और इस अधिनियम के तहत भारत का जो शासन है वो प्रत्यक्ष रूप से अब महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, इस एक्ट के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से। और इसको भारत शासन अधिनियम 1858 क्यों कहा गया? क्योंकि अभी तक तो जो एक्ट आ रहे थे नियंत्रण कंपनी कर रही थी और एक्ट वो ब्रिटेन से भेजे जा रहे थे, लेकिन अब जो ये भारत है वो स्वयं ही ब्रिटेन सरकार के अधीन हो गया है, ब्रिटिश भारत, या महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया है ये ब्रिटिश भारत। तो अब इसे सीधे इन अधिनियम को भारत शासन यानी भारत में शासन करने के लिए अधिनियम 1858। दूसरी बड़ी बात है कि गवर्नर जनरल का जो पद था यहाँ पे उसको समाप्त करके उसको नाम दिया गया भारत का वायसराय। तो जो अब गवर्नर जनरल नहीं होगा यहाँ पे, अब होगा यहाँ पे वायसराय। और ये जो वायसराय होता था ये भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हुआ करता था। यानी नियंत्रण तो किसके पास है? ब्रिटेन में ब्रिटिश क्राउन के पास है, और उनका ये प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर ये कार्य करता था, जो भारत का वायसराय हुआ करता था। अब इस एक्ट के तहत जो निदेशक बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड थे, अभी तक मैंने ये पिट्स इंडिया एक्ट में बताया था आपको, निदेशक बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड। इसमें निदेशक बोर्ड के पास व्यापार संबंधी मामले या व्यापार नियंत्रण, और नियंत्रण बोर्ड के पास राजनीतिक नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन अब इस एक्ट के माध्यम से निदेशक बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड को भी समाप्त किया गया और एक यहाँ पे नए पद का सृजन किया गया, और इस पद का नाम है भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव जो कहाँ बैठता था? इंग्लैंड में, क्योंकि ये इंग्लैंड में ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का मंत्री हुआ करता। तो यहाँ यानी वहां पे जैसे विदेश मंत्री होता है या रक्षा मंत्री होता है, तो वैसे ही ब्रिटेन में इस एक्ट के माध्यम से एक नया पद सृजित किया गया, भारत राज्य सचिव। अब वो इंग्लैंड में बैठकर जो भी यहाँ पे मतलब भारत के बारे में वो भारत का जो नियंत्रण था वो उसी के पास था। तो भारतीय प्रशासन नियंत्रण की शक्ति किसमें निहित थी? ये भारत के राज्य सचिव में नियुक्त कहीं ना कहीं निहित थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि भारत का जो राज्य सचिव पद है ये किस प्रकार यहाँ पे सृजन इसका किया गया। और ये जो राज्य सचिव होता था ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति ये उत्तरदायी होता था। उसके बाद इस राज्य सचिव हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन भी किया गया। गठन 15 सदस्य थे इसमें, जो इसको क्या करते थे? नियंत्रण और जो इसको परामर्श देते थे। जैसे जो भी मंत्री होता है उसकी कहीं ना कहीं अपनी टीम होती है, उसके पास अपने सचिव होते हैं जो उसको नियंत्रण देते हैं। तो उसी प्रकार भारत का जो राज्य सचिव था उसके लिए एक भारत परिषद का गठन किया गया, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन। लेकिन इस 15 सदस्यीय भारत परिषद में केवल आधे से ज्यादा वे सदस्य थे या वे सदस्य होने का प्रावधान रखा गया था जिनको भारत में कम से कम 10 वर्ष से अधिक हो चुका है
और जब मतलब ये होते तो ब्रिटेन में थे, तो ब्रिटेन के अधिकारी ये भारत आते, 10 वर्षों तक यहाँ रहते हैं, इससे ज्यादा वर्षों तक अगर वो यहाँ रह चुके हैं, फिर वो जब ब्रिटेन जाते थे तो इसमें 15 सदस्यों में से आधे से ज्यादा सदस्य उनको रखा जाता था, ताकि वो भारत की परिस्थितियां वो जानते थे, क्योंकि 10-12 साल से अधिक उनको यहाँ पर हो चुके थे, और उन परिस्थितियों को जानकर वो भारत परिषद में रहकर भारत के राज्य सचिव को परामर्श देंगे कि किस प्रकार की परिस्थितियां हैं भारत में और किस प्रकार के अधिनियम या नियम कानून भारत के लिए बनाए जाने चाहिए। तो इसलिए इस भारत परिषद, जो 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, इसमें आधे से ज्यादा सदस्य उनको रखने का प्रावधान किया गया जिनको भारत में 10 या अधिक साल उन्होंने सेवा की हो भारत में। उसके बाद इस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया, और भारतीय शिक्षित वर्ग ने इस अधिनियम को अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा था। तो भारत शासन अधिनियम में बड़ी बातें क्या हुई कि एक तो यहाँ पे वायसराय का पद सृजित किया गया गवर्नर जनरल के बदले। भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। कंपनी का काम सिर्फ क्या है, व्यापार करना है। यानी इतने टाइम से जिस कंपनी ने इतना बड़ा मतलब भूभाग पर अधिकार किया, इतनी मेहनत की, अंत में ब्रिटिश सरकार ने उसको हटाकर संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया है, और इस संपूर्ण क्षेत्र को कहा गया ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र। और एक यहाँ पे भारत राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो अधिनियम है वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम की व्यू पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1858 तो जल्दीबाजी में लाया गया था और उसमें सिर्फ 2 या 3 बातें थी। अब भारत परिषद अधिनियम 1861, यानी देखो इनको हम 2 भागों में भी अध्याय कर सकते हैं इन अधिनियमों को। 1853 तक जब यहाँ पे कंपनी का नियंत्रण था, और कंपनी किसके नियंत्रण में थी, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थी। यानी एक्ट या अधिनियम कौन बना रहे थे, ब्रिटेन की संसद बना रही थी। लेकिन अब स्वयं ये जो भूभाग है, ब्रिटिश भूभाग, ये स्वयं अब ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ चुका है। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के जितने भी एक्ट हैं उनका हम इस दूसरे, यहाँ से एक ये दूसरा पार्ट शुरू हुआ समझो, आप ऐसा कह सकते हैं, ताकि स्टडी करने में या इसको समझने में आसानी हो सके। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान था। अब क्या होता है ये विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्ता? सबसे पहले विकेंद्रीकरण समझिए। केंद्रीकरण का उल्टा विकेंद्रीकरण, यानी जो भी शक्तियां हैं वो केंद्र के अलावा अलग अलग प्रांतों को भी दी गई है। कुछ शक्तियां, देखो केंद्र के पास तो शक्तियां हैं ही, लेकिन केंद्र के अलावा प्रांतों को भी यहाँ पे शक्तियां दी जा चुकी हैं। तो केंद्रीकरण यानी संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास, और विकेंद्रीकरण यानी केंद्र के अलावा प्रांतों के पास भी कुछ शक्तियां यहाँ पे दी गई हैं, तो इसे कहा गया विकेंद्रीकरण। और प्रांतीय स्वायत्ता यानी जब विकेंद्रीकरण हो रहा है, कुछ शक्तियां प्रांतों को भी दी जा रही है, तो वो अपने आप क्या हो गया, प्रांतीय स्वायत्ता, यानी प्रांतों के पास भी कुछ अधिकार, उनके स्वयं के अधिकार आ चुके हैं। तो ये इसका मुख्य पॉइंट था। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक तो भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। वह प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार, अभी तक जो प्रांत हुआ करते हैं, जैसे बंबई, आगरा हो गया, मद्रास, इनको कोई अपने आप विधि निर्माण का क्या नहीं था, अधिकार नहीं था। ये सभी किसके अधीन होते, बंगाल के जो गवर्नर जनरल या भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, वो उसी को सिर्फ ये अधिकार था।
अब यहाँ पे विकेंद्रीकरण या प्रांतीय स्वायत्ता, क्योंकि इसी को तो विकेंद्रीकरण कहा जाएगा, प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार दिया गया। जैसे क्या होता है, अगर हम इस परिस्थिति को आज से मिलान करें इसका, तो कुछ शक्तियां केंद्र के पास है, उन पर केंद्र नियम कानून बनाती है, और फिर कुछ शक्तियां राज्य के पास होती हैं, राज्य उन पर नियम कानून बनाता है। तो कहीं ना कहीं राज्य को भी अधिकार दिए गए हैं विधि निर्माण के, और केंद्र को भी विधि निर्माण के अधिकार हैं। तो इसे कहा गया विकेंद्रीकरण। दूसरा इसमें था विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, क्या है विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम? तो उस समय जो तत्कालीन भारतीय वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उसने विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी। अब देखो क्या होता है पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली। विभागीय यानी विभाग, विभाग से संबंध है ये। तो इसमें लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि जो सदस्य हुआ करते थे परिषद में, उनको एक एक विभाग सौंपे, और उन विभागों को सौंपने के बाद उन्होंने उस विभाग में क्या कार्य किया, क्या उस विभाग में हो रहा है, ठीक है, उस विभाग से संबंधित रिपोर्ट उन्हें सौंपनी थी वायसराय को। तो इसे कहा गया विभागीय प्रणाली सिस्टम यानी पोर्टफोलियो सिस्टम। एक पोर्टफोलियो बनाना था विभागों पर, विभाग सौंपकर। तो आज भी देखने को मिलता है, किसी मंत्री के पास न्याय विभाग है, किसी के पास गृह विभाग है, किसी के पास कृषि विभाग है, किसी के पास जल विभाग, ये सारे विभाग मंत्रियों के पास दे जाते हैं। तो उस समय भी लॉर्ड कैनिंग ने, तत्कालीन जो वायसराय थे, उसने विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की नींव डाली, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की भारतीय शासन में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, वायसराय को विधानसभा में भारतीयों को नामांकित करने की शक्ति प्रदान की गई। ये पहली बार था जब वायसराय को विधानसभा में भारतीयों को नामांकित या मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई। ये आज भी देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिलता है दोस्तों। सेंटर में, केंद्र में राष्ट्रपति को संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान है, जबकि राज्य में राज्यपाल को विधानसभा और विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करने का या मनोनीत करने की शक्ति प्रदान है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से भी प्रभावित है, और ये जो प्रावधान है वो आज हमें भारतीय संविधान में देखने को भी मिलता है। और एक ही बीच का पॉइंट है, वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का पहली बार अधिकार दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 में। आज भी अधिकार देखने को मिलता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और उसी भांति वायसराय भी अध्यादेश जारी कर सकता था आपात स्थिति में। किस अधिनियम में ये प्रावधान लाया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 में। और यहाँ पे देखो, मनोनीत करने की हम बात कर रहे थे, तो भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने 1862 में 3 सदस्यों को मनोनीत किया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, इन 3 सदस्यों को पहली बार मनोनीत किया गया भारतीय वायसराय द्वारा। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है ये, इनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है आज भी भारतीय संविधान में। तो उम्मीद करते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1861 आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट है यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1892। क्या क्या प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1892 में? तो सबसे पहले है, इस अधिनियम के तहत परिषद के भारतीय सदस्यों को कुछ अधिक अधिकार मिले। ये वार्षिक बजट पर वाद विवाद कर सकते थे और इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन एक तो इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया है, और अगर ये वार्षिक बजट पर वाद विवाद और इससे संबंध अगर प्रश्न पूछेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि जो परिषद का अध्यक्ष है वो इनके सवाल जवाबों को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा, वो उसकी मर्जी थी। यानी अधिकार तो दिए गए भारतीय सदस्यों को परिषद में वार्षिक बजट पर वाद विवाद करने का और इससे संबंधित प्रश्न पूछने का,
लेकिन जरूरी नहीं, ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी दी गई कि हाँ चलो आप वाद विवाद करो, प्रश्न पूछो, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछे हैं या आपकी जो मांग है वो हमारी मर्जी, हम उसे स्वीकार करें या ना करें। ये किस पे डिपेंड करता था? जो परिषद का अध्यक्ष होता था। ऊपर से मतदान का अधिकार भी अभी भारतीयों को नहीं है। जैसे आज अगर हम देखें, आज के परिस्थिति में आप देखते होंगे संसद में जो भी सांसद होते हैं, जब कोई बिल या कोई विधेयक लाया जाता है तो सभी को उस पर अधिकार है, उस पर जो संसद में बैठे हैं संसद, वो क्या कर सकते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं उस पर मतदान करते हैं। लेकिन उस समय भारत शासन अधिनियम 1892 तक भारतीयों को अभी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी विधेयक पर या कोई प्रस्ताव आता है उस पर उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रावधान किया गया। तो पहली बार प्रश्न आता है कि पहली बार कौन से अधिनियम में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रावधान किया गया? तो वो था भारत शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रावधान किया गया। और ये जो सदस्य हैं ये नगर पालिकाओं से लिए जाते थे, जमींदार होते थे ये, या विश्वविद्यालयों से चुने जाते थे। आज हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रावधान है कि जो विधान परिषद है या जो राज्यसभा है उसमें कुछ सदस्यों को लिया जाता है विश्वविद्यालयों से, कुछ सदस्य जो ग्रेजुएट होते हैं, और कुछ सदस्य जो नगर पालिका से लिए जाते हैं। तो आज भी ये प्रावधान भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1892 की। क्या थी इसमें इंपॉर्टेंट? एक तो कुछ अधिकार दिए गए भारतीय सदस्यों को, और इसमें अधिकार क्या था? वार्षिक बजट पर वाद विवाद और प्रश्न पूछना। और दूसरा था इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रावधान पहली बार हुआ है भारत शासन अधिनियम 1892 में। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन का प्रावधान होगा वो 1935 के अधिनियम में होगा। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहीं से लेके चलनी है, कब क्या हुआ, फिर जो नेक्स्ट आप अधिनियम पढ़ोगे उसमें आप समझोगे कि पीछे ऐसा हुआ था और आगे अब ऐसा हुआ। तो हर एक को दोस्तों आपको रिलेट करके चलना है, प्रत्येक एक्ट और अधिनियम को, और इन अधिनियमों के साथ भारतीय संविधान को भी रिलेट करना है, तब जाके आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1909। अब क्या क्या प्रावधान थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है 1909 का। देखो जो 1909 का ये अधिनियम है इसे कहा गया है माले मिंटो सुधार। माले मिंटो सुधार 1909। अब इसे मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय जो जॉन मार्ले था, जॉन मार्ले ये था भारत सचिव। मैंने आपको बताया था भारत सचिव का पद सृजित किया गया था। तो भारत सचिव ये इंग्लैंड में बैठता था जिसके पास नियंत्रण होता था भारतीय शासन का। तो भारत सचिव इंग्लैंड में इस समय कौन था? जॉन मार्ले। जबकि मिंटो इस समय कौन है? तो मिंटो इस समय भारतीय वायसराय जो कि भारत में है, वायसराय। तो माले मिंटो सुधार इसलिए इसको कहा गया। ये अधिनियम आया 1909 में, जिस समय जॉन माले भारत सचिव था, मिंटो था वायसराय, तो इसलिए इसे कहा गया माले मिंटो सुधार 1909। और इस अधिनियम को अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर जारी किया था। अब क्या था इसमें विशेषताएं क्या है इसकी? तो एक तो इस समय केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में काफी बड़ा इजाफा हुआ। पहले ये 16 हुआ करती थी और अब है ये 60। लेकिन अभी भी सरकारी बहुमत है, यानी सरकार द्वारा जो सदस्य नियुक्त किए गए हैं उनकी संख्या ज्यादा है, जबकि जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या अभी भी बहुत कम थी। वायसराय व गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया। पहली बार वायसराय या गवर्नर होता था प्रांतों में और वायसराय केंद्र में। तो वायसराय या प्रांतों में गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक भारतीय सदस्य को शामिल करने का प्रावधान था इसमें। और पहला भारतीय सदस्य जो कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुआ उसका नाम था सत्येंद्र नाथ।
सत्येंद्र नाथ जो कि पहला सदस्य, भारतीय सदस्य जो कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुआ। नेक्स्ट इसमें पॉइंट, भारतीय निर्वाचित सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए, जिसमें बजट पर सुझाव और संशोधन प्रस्ताव और कुछ विषयों पर प्रश्न और मतदान भी वो कर सकते थे। तो अब देखो यहाँ पे जो हमने अभी देखा ऊपर 1892 वाला, उसमें वो क्या कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे। लेकिन अब भारतीय निर्वाचित सदस्यों को मतदान का अधिकार भी इसमें दिया गया है। जो कि परिषद में भारतीय निर्वाचित सदस्य थे तो उनको मतदान का अधिकार 1909 के माध्यम से दिया गया और वो बजट पर बहस भी कर सकते थे, कुछ प्रस्ताव या सुझाव भी अपने दे सकते थे कुछ विषयों पर। लेकिन फिर वही बात, अंत में उन सुझावों को लेना है नहीं लेना है, स्वीकृति उसमें देनी है नहीं स्वीकृति देनी है, वो किस पर निर्भर करता था, परिषद का जो अध्यक्ष होता था। भारत परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। भारत परिषद जो कि इंग्लैंड में बैठी थी, भारत सचिव को जो क्या देती थी, दिशा निर्देश देती थी, सुझाव देती थी भारत परिषद। तो इसमें हमेशा पहले इंग्लैंड के ही सदस्य हुआ करते थे, इंग्लैंड के लोग ही हुआ करते थे। लेकिन भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे एक सुधार के रूप में लाया गया था, माले मिंटो सुधार भी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि माले ने कहा था ये एक सुधार है। तो इसमें भारत परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, यानी कहीं ना कहीं ये भारतीयों को लुभाने का कार्य अभी भी जारी रख रहे हैं। क्योंकि 1857 की क्रांति को देखकर जितने भी अब अधिनियम लाए जा रहे हैं वो भारतीयों को रिझाने के लिए, भारतीयों को अपनी ओर लुभाने के लिए ये सारे संशोधन लाए जा रहे हैं। लेकिन भारत में इसका विरोध हुआ था। केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान, सबसे बड़ा जो यहाँ पे इसमें भारतीयों के लिए ये एक बुरी खबर थी कि इसमें पहली बार संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। और सबसे पहले ये मुस्लिमों को ये पृथक निर्वाचन का प्रावधान दिया गया, अधिकार दिया गया था। तो इससे कहीं ना कहीं क्या है, क्योंकि ब्रिटेन वाले तो चाहते, इंग्लैंड तो अंग्रेज तो चाहते थे कि संप्रदाय के आधार पर हम यहाँ पे भारतीय लोगों को बांटे, उनको आपस में लड़ाएं और फूट डालो और राज करो की नीति, ये हम सभी जानते हैं ये इनकी थी। और इसमें एक और बड़ा इन्होंने कदम बढ़ाया पृथक निर्वाचन का। तो मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए इन्होंने पृथक निर्वाचन का प्रावधान लाया भारत परिषद 1909 में। अभी किसने लाया था, तो ये मार्ले ने लाया था, क्योंकि मार्ले इस समय जॉन मार्ले भारत सचिव है, तो इसलिए जॉन मार्ले को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, क्योंकि संप्रदाय के आधार पर इसने निर्वाचन का प्रावधान लाया था, तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है जॉन मार्ले को। इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना है ये। अब 1909 के संबंध में कुछ कथन यहाँ पे मैं आपको बता दूं। जॉन मार्ले ने कथन दिया था कि यह सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं करेगा, लेकिन इन सुधारों से भारतीयों को कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये किसने कहा था, तत्कालीन जो भारत सचिव था जॉन मार्ले। और महात्मा गांधी जी ने भारत परिषद अधिनियम 1909 के लिए कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ी वजह थी ये पृथक निर्वाचन का प्रावधान, क्योंकि इसमें संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांट दिया गया था। तो ये था दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रावधान थे। एक तो यहाँ पे भारतीयों को शामिल किया गया पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में। भारतीय निर्वाचित सदस्यों को कुछ विषयों पर मतदान करने के अधिकार दिए गए। भारत परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया और केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान इसमें रखा गया, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने कहा था इस अधिनियम के लिए कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे जो अधिनियम है वो आया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें मोंटेग्यू क्या है, ये है भारत सचिव इंग्लैंड में, और चेम्सफोर्ड क्या है, ये है वायसराय। इसलिए इसे भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या था इसमें, तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली
की व्यवस्था की गई। पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। देखो कुछ, अब देखो इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था तो कुछ अभ्यर्थियों ने क्या किया इसका, उसमें क्वेश्चन ये था कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, और अभ्यर्थियों ने उसको लगाया भारत शासन अधिनियम 1919। लेकिन केंद्र में दोस्तों ये नहीं आई थी, ये आई थी प्रांतों में। केंद्र में आई थी 1935 में। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। जबकि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आई भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। और इसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। अब देखो पहले द्वैध शासन को समझो। द्वैध शासन यानी इसमें एक शासन का अधिकार था गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी सदस्य को। गवर्नर, कार्यकारिणी, परिषद, कुछ विषय इनके पास थे। और कुछ विषय थे मंत्री। मंत्रियों के पास जो किनके प्रति उत्तरदायी थे? गवर्नर के प्रति। अब कौन कौन से विषय थे? तो पहले हम इसके विषय देख लेते हैं। इसके विषय को कहा गया, जो गवर्नर या कार्यकारिणी परिषद के पास विषय थे इनको कहा गया आरक्षित विषय। इन विषयों पर किसका नियंत्रण था? गवर्नर या कार्यकारिणी परिषद का। और ये कौन कौन से विषय थे? ये थे रक्षा, वित्त, राजस्व, भूमि, पुलिस। ये प्रांतों की बात हो रही है, ठीक है। तो पुलिस इसके अधिकार में थी गवर्नर या कार्यकारिणी परिषद के पास। उसके बाद न्याय, ये भी गवर्नर का था। समाचार पत्रों पर अधिकार, समाचार पत्र और सार्वजनिक सेवाएं, ये सभी आरक्षित विषय थे जो कि किसके नियंत्रण में थी? गवर्नर या कार्यकारिणी परिषद के नियंत्रण में। फिर आते थे मंत्री। इनके पास जो विषय थे उन्हें कहा गया हस्तांतरित विषय। और इन हस्तांतरित विषयों में आते थे जैसे शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग और स्थानीय स्वायत्त। तो ये सभी विषय जो कि हस्तांतरित विषय कहलाते थे और एक किसके पास थे? मंत्रियों के पास थे। तो आज भी आपको देखने को मिलता है जैसे कि एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। कुछ विषयों पर केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है और कुछ विषयों पर राज्य सरकार नियम कानून बनाती है। जैसे कि भारतीय संविधान में केंद्र संघ सूची पर और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है और राज्य समवर्ती सूची और राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं। यानी राज्य सूची और संघ सूची, ये दोनों अलग अलग सूचियां हैं। ये हमें 1935 में देखने को मिलेगा अभी केंद्र में, क्योंकि ये अभी सिर्फ प्रांतों की बात हो रही है। तो प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पे लागू की गई है, जिसमें विषयों को दो भागों में बांटा गया है। हस्तांतरित विषय जो कि मंत्रियों के पास है और आरक्षित विषय जो कि गवर्नर या कार्यकारिणी परिषद के पास है। मंत्री यानी जो उस समय परिषद के सदस्य हुआ करते थे, और कार्यकारिणी परिषद ये तो गवर्नर की पर्टिकुलर परिषद हुआ करती थी जो गवर्नर को सुझाव देती थी। लेकिन परिषद के जो सदस्य या मंत्री हैं उनमें कुछ मंत्री होते, उनके पास ये हस्तांतरित विषय होते थे। दूसरा पॉइंट है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिकी की स्थापना की गई। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिकी की स्थापना की गई, जिसमें विधान राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा का प्रावधान था। आज भी भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रभाव देखने को मिला है भारतीय संविधान में, जो ये प्रावधान है, ये कहीं ना कहीं किससे प्रभावित है? भारत शासन अधिनियम 1919 से। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया और सांप्रदायिक आधार पर, अब देखो, सिखों को भी, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियन के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। 1909 में पहली बार भारत शासन 1909 अधिनियम में पहली बार पृथक निर्वाचन का प्रावधान था केवल मुस्लिमों के लिए। लेकिन 1919 में इसमें और विस्तार किया गया और अब सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियन के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान रखा गया है। और 1935 में आप देखोगे तो जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन का प्रावधान होगा, जिसमें
जो एससी के लिए उसमें अलग प्रावधान होगा और महिलाओं के लिए अलग प्रावधान होगा। तो ये तीनों जो अधिनियम है, पहले में केवल मुस्लिमों के लिए है, 1919 में सिख ईसाई आंग्ल भारतीय यानी संप्रदाय के आधार पर इन दोनों में, और फिर 1935 में जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। उसके बाद पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो सुझाव, जो विषय थे, जो प्रावधान रखे गए थे भारत शासन अधिनियम 1919 में। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना भूल गया, इसमें एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान। अब जो ये वैधानिक आयोग था, ये क्या करेगा, 10 वर्ष में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। जैसे ये आए ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो इसने भारत में क्या सुधार किए, इसकी क्या कमियां रही, इस पर इसे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया 10 वर्षों बाद। और 1928 में ये आया व्हाइट कमीशन, साइमन कमीशन, या इसको व्हाइट मशीन भी कहते हैं, साइमन कमीशन, जो कि 1928 में आया। तो ये साइमन कमीशन क्यों लाया गया, या व्हाइट मशीन जिसे कहा गया 1928 में, व्हाइट मशीन इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज लोग थे, गोरे लोग थे, कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं था। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि जो साइमन कमीशन था, जो 10 वर्षों बाद ये वैधानिक आयोग गठित किया गया था, इसका कार्य था कि इसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि इसने क्या सुधार किए, क्या बदलाव लाए भारत में, क्या अच्छा किया, क्या इसमें कमियां रही। तो इसलिए ये आया साइमन कमीशन के रूप में 1928 में। अब भारतीयों ने इसका विरोध इसलिए किया कि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं है, इसमें जो गोरे लोग शामिल है वो ब्रिटेन के ही हैं, ब्रिटेन के ही चमचे हैं। तो वो कहीं ना कहीं तो वो तो ब्रिटेन सरकार की वाहवाही ही करेंगे, उनको एक्चुअली जो हो रहा है यहाँ पे, इसमें सुधार हुए या नहीं हुए, या इससे क्या क्या बुरे प्रभाव पड़े, वो तो इसमें लिखेगा ही नहीं इस रिपोर्ट में। तो इसलिए भारतीय लोगों ने साइमन कमीशन 1928 का विरोध किया था और इसलिए इसको व्हाइट मशीन करार दिया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि साइमन कमीशन क्यों आया था। तो ये रहा दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1919, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने यहाँ पे चर्चा की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935। और भारत के संविधान में सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है ये इसी का देखने को मिलता है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत संविधान तो ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र के बाद सीधे भारत का संविधान बन गया था, उसको बनाने में काफी समय लगा और उसको लागू हुआ 1950 में। तो 1947 से लेकर, क्योंकि अब यहाँ पे ब्रिटिश शासन तो है नहीं, शासन है भारतीयों का, तो 47 से लेकर 50 तक, 1950 तक, यानी 26 जनवरी 1950 तक भारत में कौन से नियम चले, तो वो यही चला, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें जो भी प्रावधान थे, जो भी नियम कानून थे, उसी के अनुसार यहाँ पे भारतीय शासन चलाया गया 1947 से लेकर, यानी स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1950 तक, जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ। क्या क्या प्रावधान थे भारत शासन अधिनियम 1935 में और इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिले थे भारतीय संविधान में। तो एक तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। देखो 1919 अधिनियम के माध्यम से जो प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया उसे समाप्त किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से, और प्रांतीय स्वायत्तता का इसमें प्रावधान लाया गया। दूसरा था इसमें केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान। अब देखो 1919 में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई और प्रांतों में लाया गया था द्वैध शासन, लेकिन 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन हटाया गया, जबकि वो किसमें जोड़ा गया, केंद्र में। तो केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान इसमें किया गया और इसी से जो भारतीय संविधान में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इसी से प्रभावित। अब कैसे देखो, द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, तो कुछ शक्तियां थी इसमें केंद्र के पास और कुछ शक्तियां थी यहाँ पे प्रांतों के पास, और जो ये शक्तियां थी उनकी एक सूची बनाई गई, संघीय सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। अब देखो
संघीय सूची में जो भी विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र का। समवर्ती सूची में जो विषय है उनमें केंद्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते हैं, और प्रांतीय सूची में जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार है प्रांतों का। और वर्तमान की परिस्थिति में अगर आप देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में इस प्रांतीय सूची को क्या नाम दिया गया है? राज्य सूची। और क्वेश्चन ये बनता है कि संघीय सूची, समवर्ती सूची या प्रांत जो राज्य सूची वो भारत संविधान में इनका स्रोत क्या है? तो इनका स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान था, जिसमें सूचियों को 3 भागों में बांटा गया था और उसी को लाया गया भारत संविधान में। संघीय सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची को परिवर्तित करके राज्य सूची नाम दिया, क्योंकि अब प्रांत नहीं है, अब बल्कि क्या है? राज्य है। उसके बाद यहाँ पे एक संघीय न्यायालय स्थापना की गई, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में दिल्ली में। देखिए ये प्रावधान किसमें था? 1935 के अधिनियम में। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और अधिकतम इसमें 6 न्यायाधीश होते थे। इस अधिनियम ने पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत भी की। तो प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार शुरू हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई, लेकिन उस समय अस्तित्व में नहीं आया। लेकिन अगर हम बात करें भारत के संविधान में, तो भारत के संविधान में संघ, क्योंकि भारत का एक संघ है, भारत एक संघ है, इसमें क्या है? भारत में जो राज्य हैं वो क्या है? इससे अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो संघ का यही है, संघ में जो भी राज्य हैं वो उससे कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये प्रावधान सर्वप्रथम 1935 में लाया गया था, लेकिन उस समय ये अस्तित्व में नहीं आया था। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अभी तक तो ये संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा सर्वप्रथम 1909 में, फिर 1919 में उसे बढ़ाया गया। लेकिन 1935 में पहली बार जाति के आधार पर, यानी दलित जातियों को, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और अगर हम देखें भारतीय संविधान में इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो भारतीय संविधान में कुछ सीटें यहाँ पे आरक्षित रखी गई हैं निर्वाचन में, मतलब लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि 1935 के अधिनियम का प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान में। तो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है, अगर हम इन सभी अधिनियमों की बात करें, तो सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का ही यहाँ पे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। और फिर नेक्स्ट आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये अंतिम अधिनियम था, क्योंकि इसके बाद तो भारत स्वतंत्र हो चुका है। इसी अधिनियम में यह प्रावधान था कि भारत को 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र देने का निर्णय किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। और उसके बाद रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त हो गया था इस अधिनियम के माध्यम से। और जो रियासतें हुआ करती थी, इनको निर्णय लेने की शक्ति दी गई कि ये या तो भारत में रहें या पाकिस्तान में वो शामिल हो सकते थे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इसके अलावा कोई विशेष प्रावधान यहाँ पे नहीं है। और अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से भारत स्वतंत्र हो चुका है 15 अगस्त 1947 को। और अब यहाँ पे भारत क्या बना रहा है? स्वयं का संविधान बना रहा है, जो अभी इस समय उस पर चर्चा चल रही है, उसको बनाया जा रहा है संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा गठित की गई और संविधान सभा द्वारा वो संविधान बनाया जा रहा है, लेकिन वो लागू होगा 1950 में। तो अभी से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर 1950 तक किस अधिनियम के माध्यम से भारत में शासन चलेगा, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों, ये जो भारत का संवैधानिक विकास, किस प्रकार भारतीय संविधान का विकास हुआ और भारतीय संविधान में जो ब्रिटिशर्स के द्वारा अधिनियम यहाँ पे भारत में लाए गए थे उनका क्या प्रभाव पड़ा, डिटेल्स में हमने इसके बारे में चर्चा कर दी है। और यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे, उम्मीद करते हैं आपको वो सारे प्रश्न अब आप क्लियर कर पाओगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।